Today is 16th December Friday and this is the last video of this channel, literally the last video of this channel. रीज़न बीइंग 19 फ़ैब को मेरा ESC का एग्ज़ाम है और मेरे लिए इम्पॉसिबल है, वैसे किसी भी बच्चे के लिए इम्पॉसिबल होगा ये चीज़ कि वो 10 चीज़ों के ऊपर एक साथ फोकस करे। तो मेरा फोकस अब इस एग्ज़ाम पे रहेगा, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। ऑल्दो मैं ये चीज़ पहले बता चुका हूँ, लेकिन अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे आप लोगों के जो डाउट्स हैं उनको मैं अनदेखा भी नहीं कर सकता था। तो इसलिए आपके जो डाउट्स आए थे वो सब मैंने एक उसमें लिख लिए हैं और कोशिश करूँगा इसी वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ, ताकि आप भी अपनी पढ़ाई कर सको और मैं भी अपना एक फोकस के साथ पढ़ाई कर सकूँ। तो एसएससी जेईई 2022 मेंस की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इसकी वीडियो मैंने बता दी है। मेन जो फोकस रहेगा मेरा इस वीडियो का वो रहेगा एसएससी जेईई 2023 की प्रीलिम्स की कैसे प्रिपेयर करनी है आपको, कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको, वो मैं आपको बताऊं। साथ में ईएससी गेट 2023, देखो तैयारी मैं भी कर रहा हूँ इस चीज़ की और मैं इसके बारे में बताऊं तो ये ज़्यादा सही बात नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का एस्पिरेंट हूँ ईएससी 2023 का और गेट 2023 का। तो हाँ, बस मैं इतना बता सकता हूँ कि आप आखिरी टाइम पे क्या कर सकते हो, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। आपको पीवाईक्यू करने हैं। अगर आप ईएससी के कर रहे हो तो ईएससी, गेट के कर रहे हो तो गेट के पीवाईक्यू करने हैं, प्लस कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले लो। पीवाईक्यू करो, टेस्ट सीरीज़ करो और उसके बाद जैसे टेस्ट सीरीज़ आपने दी और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसका कॉन्सेप्ट सीखो नोट से, प्योर नोट से आप रिफ़र करो, ठीक है। और फिर वापस से पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज़ पे आओ। बस यही आपको साइकिल चलानी है और ये तभी हो पाएगा जब आपने सिविल इंजीनियरिंग के या फिर जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसके सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से किए होंगे। तो अगर आपने सब चीज़ की हुई है तो अब इस चीज़ के ऊपर जंप करो और ये आप साइकिल चलाओगे अगर 2 महीने भी, तो आपका ईएससी और गेट में निकल जाएगा। मैं खुद निकाल के दिखाऊंगा ये आपको। तो उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप ये चीज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं अदर एई एंड जेई एग्जाम्स। तो ये वाली स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा, तो इसके साथ ये भी क्लब अप हो जाएगी। और आगे क्या है, हाउ टू प्रिपेयर ऑल एग्ज़ाम टुगेदर। देखो, इसका सीधा सा जवाब तो ये है कि सभी एग्ज़ाम की एक साथ ही तैयारी हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि आप अलग अलग एग्ज़ाम की अलग अलग टाइम पे तैयारी कर रहे हो। सभी एग्ज़ाम की एक साथ तैयारी का मतलब ये है कि जो उसका कोर है, जैसे हमारे सब एग्ज़ाम का कोर है टेक्निकल। अगर आपने टेक्निकल बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा है तो आपको कोई भी एग्ज़ाम निकलने में दिक्कत हो जाएगी। आप सोचो कि डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर लूँ और निकाल लूँ। हाँ, अगर टाइम कम है आपके पास तो आप उसके पीवाईक्यू देख सकते हो, लेकिन वो लक बेसिस होगा। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो बिल्कुल प्योरली लक के ऊपर डिपेंड करेगा। आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो लक के चांसेस, लक आपका थोड़ा और साथ दे देगा और शायद आपका सिलेक्शन हो जाए उसके अंदर, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको सभी एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन चाहिए, अगर मैं अपना बताऊं कि पहले बिल्कुल भी सिलेक्शन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हुआ था, लेकिन अभी कम से कम इतना हो जा रहा है कि प्री मेंस इंटरव्यू तक मैं पहुंच जा रहा हूं हर एक एग्ज़ाम के। किसी एग्ज़ाम में 2 या 3 सीट भी हैं ओवरऑल इंडिया, तब भी मैं इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आ जा रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे यूपीपीएससी एई 2 बार दिया है, आखिरी इंटरव्यू तक पहुंचा हूं मैं, लेक्चरार के भी इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था। यूकेपीएससी एई रिटर्न क्लियर है मेरा, इसका इंटरव्यू मेरा है। एमपीपीएससी एई का भी रिटर्न क्लियर है मेरा, इंटरव्यू है। और यूपी आरवीएनएल में 3 जनरल सीट्स थी, उसके अंदर भी मेरे पास इंटरव्यू की कॉल आई है। टोटल 36 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें एक बच्चा मैं हूँ। तो सार इस चीज़ का ये है, और इससे पहले कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा। इसका सार यही है कि अगर आपका टेक्निकल आपने पूरा कर लिया है तो आप कोई भी एग्ज़ाम की अलग से आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हर एक एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। लेकिन अगर आपका पूरा टेक्निकल आपने नहीं साउंड किया है अपना, और आप सोच रहे हो किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करूं, तो वो फिर बिल्कुल बिल्कुल प्योरली लक बेसिस होगा। आपने थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ली, उसके पीवाईक्यू कर लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ आपने करने की कोशिश की जो पूछता है, तब भी चांसेस होंगे कि जिस जिस भी क्षण उसका पैटर्न चेंज होगा आप बिल्कुल धराशाही हो जाओगे पैटर्न के सामने। तो ऐसा ही होता है जब हम एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एकदम से पैटर्न चेंज हो जाता है, तो जिसने सिर्फ पर्टिकुलर उस एग्ज़ाम की तैयारी की होती है तो उसका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहली अप्रोच तो यही रहती है कि आपको पूरा, आपकी जो भी कोर है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो किसी भी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की अलग से तैयारी नहीं होती। और दूसरा ये है कि पहले जब आपका सिविल आपका साउंड हो जाएगा, उसके बाद आप सोचोगे कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। उसके बाद भी फोकस आपको दिखाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे। ये कैसे होगा, अब ये समझो कि मैं 3 एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एसएससी जेई है, ईएससी है और गेट है। तीनों की अलग अलग अप्रोच है। इस टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपने किसी एक को टारगेट किया और आप सोचो दूसरे के अंदर रैंक ले आओ, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। कि अगर जो आप ईएससी टारगेट कर रहे हो और गेट में आपकी रैंक आ जाए, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है और आपने एक एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी की है तो दूसरे में रिजल्ट दिखेंगे उसके।
लेकिन उसका भी टॉपर बनने के लिए, किसी एक एग्ज़ाम का टॉपर बनने के लिए आपको रिगरसली उसकी ही तैयारी करनी होगी उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने एक अपना बेस बनाया है, उसके बाद उस बेस को बनाने के बाद आपको फिर एक फोकस करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे कि आपको कौन सा एग्ज़ाम निकालना है। जैसे इन दोनों के अंदर मैंने अभी सिलेक्ट किया है कि मुझे ईएससी निकालना है। ऑल्दो गेट के अंदर मैं अच्छी रैंक ले आऊँगा ये मुझे पता है, लेकिन मुझे बनना है टॉपर ईएससी का, तो मैं अभी ईएससी की ही तैयारी करूँगा। मैंने बाकी सब चीज़ें छोड़ दी हैं बिल्कुल। तो आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सभी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। सभी एग्ज़ाम की तैयारी होगी एक साथ। आपको सबसे पहले अपना जो कोर है वो मजबूत करना पड़ेगा, जो आपका एग्ज़ाम है, जो आपका टेक्निकल है। उसके बाद आपको पर्टिकुलर सिर्फ एक एग्ज़ाम पे फोकस करना पड़ेगा। आप 10 एग्ज़ाम पे फोकस करोगे फिर उसके बाद, तो ऐसा चांसेस है कि तब फिर से आपके चांसेस कम हो जाएंगे सिलेक्शन के। तो आपको एक पर्टिकुलर, जैसे एसएससी है, ठीक है, आरआरबी है, या फिर जो भी आप एग्ज़ाम पर कोई स्टेट जेई जो भी आप टारगेट कर रहे हो, तो आपको उसका सिलेबस बिल्कुल अपनी रगों में उतारना पड़ेगा। जैसे एसएससी जेई है, तो एसएससी जेई के अंदर टेक्निकल के साथ साथ आपसे जीके भी पूछता है और आपसे रीजनिंग भी पूछता है, ठीक है। और जैसे मान लो और कोई एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर मान लो हिंदी है, जैसे यूपीपीएससी यही है, यूपीपीएससी यही, उसके अंदर टेक्निकल पूछता है, ठीक है, साथ में हिंदी पूछता है और जीके पूछता है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अगर जो आप यूपीपीएससी ए की तैयारी कर रहे हो तो फिर इसकी छोड़ो, फिर सीधा इसकी ही तैयारी करो। ऑल तो सारे कॉमन हो जाएंगे दोनों में सब्जेक्ट, लेकिन आपको पर्टिकुलरली उसको ही फोकस करके एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। तो पहला स्टेप क्या रहेगा कि पहले अपना कोर मजबूत करो। बिना कोर मजबूत किए कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। लक हो गया तो लक से आपका शायद सिलेक्शन हो जाए, लेकिन फाइनल में शायद आप बिल्कुल लास्ट में हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर जो आपको सिलेक्शन चाहिए तो पहले कोर मजबूत करना पड़ेगा और उसके बाद आपको पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। उसमें भी ये नहीं है कि आप गेट और ईएससी एक साथ तैयारी कर लो। जो एग्ज़ाम आपका लक्ष्य है, जो आपने सोच रखा है, बस उसकी एग्ज़ाम की तैयारी करना। बाकी दूसरे एग्ज़ाम में रैंक अच्छी आ जाएगी अपने आप, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम पे ही फोकस करना है। तो ये बिल्कुल मिथ है, मतलब मिथ क्या, दोनों दोनों बातें सही हैं कि सभी एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ होंगी और उसके बाद जब तैयारी हो गई, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है, आपको किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे ही फोकस करना पड़ेगा फिर। अब आते हैं अपने अपने टॉपिक पे आज के, एसएससी जेईई 2023 की प्रिपेयर कैसे करें और अदर एईई जेईई एग्ज़ाम की प्रिपेयर कैसे करें। तो इसका जो मैंने पहला स्टेप बताया, आपको सिविल अपना साउंड करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एटलीस्ट 4 महीने आपको देने पड़ेंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको एटलीस्ट 4 महीने अपने आप को देने पड़ेंगे। आप सोच रहे हो कि आज आज मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, अगले एक महीने बाद कोई एग्ज़ाम है उसके अंदर मैं उसको क्लियर कर लूं, तो देखो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बिल्कुल। वो होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और दूसरी बात है, आपको कैसे जस्टिफाई करोगे कि आप इतना डिजर्विंग हो कि आप एक महीने की तैयारी करके आप सिलेक्शन ले लोगे। जो 2-2 3-3 साल से लगे हुए हैं बच्चे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप कैसे जस्टिफाई करोगे इस बात को। आपका एप्टीट्यूड अच्छा हुआ, आप अलग से ही ब्रिलियंट बच्चे हुए, आईआईटी वगैरह से होके आप पास आउट होके आए हो, तब एक अलग बात है कि आपने बीटेक में इतनी अच्छी तैयारी करी हो कि आप कर दो। लेकिन आपको एटलीस्ट अपना कोर मजबूत करना पड़ेगा, अपना टेक्निकल मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 4 महीने देने पड़ेंगे। तो शुरू के 2 महीने आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं। तो मैं सिविल के लिए एग्जांपल दे दूंगा यहाँ पे कि पहले 2 महीने आपको कौन से सब्जेक्ट और कौन से चैप्टर करने हैं। सबसे पहले आपको उनको फोकस करना है शुरू के 2 महीने। अगर आपने शुरू के 2 महीने का भी फोकस कर दिया तो 2 महीने के बाद जो भी एग्ज़ाम होगा लगभग उसमें आपके एक सम्मानजनक स्कोर आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये 2 महीने आपको देने पड़ेंगे। अब ये किस तरह से आपको अरेंज करना पड़ेगा दोनों महीने में, ये आप अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन मैं आपको सब्जेक्ट और उनके चैप्टर बता देता हूँ कि जो शुरू के 2 महीने में आपको करने ही है। इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, जनरली कोई भी एग्ज़ाम हो, इनमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि ऐसा भी ना हो कि जैसे आपने स्टार्ट किया इरिगेशन और आप इरिगेशन पढ़ने में ही आपने एक महीना निकाल दिया, उसके बाद कोई एक महीने बाद आपका एग्ज़ाम हुआ तो उसमें आप इरिगेशन के शायद वो क्वेश्चन भी ना कर पाओ। लेकिन मैं आपको इस तरह से सब्जेक्ट्स और चैप्टर बताऊंगा कि आपने एक महीना भी आपने ये सब्जेक्ट किए तो अगले महीने जब आपका एग्ज़ाम देने जाओगे तो 100 में से आप 20-30 क्वेश्चन भी कर दोगे, तो आपका एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इस अप्रोच से मैं करता रहा तो 2-3 महीने में मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बेसिस पे मैं आपको सब्जेक्ट और उनके चैप्टर्स बता रहा हूँ, वो आपको करने हैं। स्टार्ट करते हैं। सोम, स्ट्रक्चर, स्टील, आरसीसी, एफएम, एचएम, ओसीएफ, बीएमसी, सीपीएम, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, सॉइल, एनवायरनमेंट। ठीक है, कोई बच गया होगा तो देख लेंगे अभी। हाँ, सर्वे, हाईवे। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट हैं। इनके अंदर से मैं आपको एक एक 2-2 चैप्टर बता देता हूँ जो आपको शुरू के 2 महीने में कवर करने हैं। जैसे सोम के अंदर सबसे पहला चैप्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल्स प्रॉपर्टी,
वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, दूसरा चैप्टर SFD एंड BMD, और तीसरा चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। ये तीनों चैप्टर आपके होने ही चाहिए सॉम के अंदर। स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर स्टार्टिंग में आप स्ट्रक्चर एनालिसिस ना ही करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है सभी सब्जेक्ट्स की स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए। तो अभी स्टार्टिंग में आप स्किप करोगे स्ट्रक्चर एनालिसिस को। उसके बाद स्टील के ऊपर आते हैं। स्टील के अंदर टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर और प्लास्टिक एनालिसिस, ये 3 चैप्टर आपको आने ही चाहिए। इसके अंदर माइनर सब्जेक्ट्स भी होंगे, उनको आप बाद में देख सकते हो, लेकिन सबसे पहले तो इनको आपको मजबूत करना है। उसके बाद RCC के अंदर WSM एंड LSM की जो थ्योरी होती है वो। उसके बाद बीम डिज़ाइन, स्लैब डिज़ाइन मतलब स्लैब के प्रोविज़न, और IS कोड की कहीं कोई वीडियो हो या फिर IS कोड के इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हों वो आपको याद करनी है इसके अंदर। FM के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला चैप्टर जिसके अंदर विस्कोसिटी वगैरह वाला चैप्टर है, सरफेस टेंशन, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल टाइप का ही है कुछ, ठीक है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ करके है ये चैप्टर, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। और उसके बाद आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर करके एक चैप्टर है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसके बाद काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड लास्ट पाइप फ्लो, ठीक है। FM के अंदर आप ये करोगे। अब हाइड्रोलिक मशीन खुद से बहुत टफ सब्जेक्ट हो जाता है, तो अभी स्टार्टिंग में आप हाइड्रोलिक मशीन को ना करो तो अच्छा है। इसके अंदर आप क्या करना कि SSC JEE के PYQ देख लेना, जितने वो PYQ पूछे गए हैं उनके बेसिस पे ही आपका HM तैयार हो जाएगा, उससे बाहर वैसे पूछता भी नहीं है। तो अभी HM को स्टार्टिंग में स्किप करना। OCF के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप यूनिफॉर्म फ्लो देख सकते हो एक बारी के लिए, लेकिन एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो आप इसके अंदर जो बिना समझे चीज़ आपको आ सकती है वो है मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन वाला चैप्टर, और रैपिडली वेरिड फ्लो में हाइड्रोलिक जंप से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो आप देख लेना इसके अंदर। BMC के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 सीमेंट, कॉन्क्रीट और ब्रिक्स भी आप देख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये आपको तैयार करना है। CPM के अंदर, CPM वैसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसके अंदर आप फ्लोट, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोट, ये क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है, इसी को आप देख सकते हो। उसके बाद इससे ही आपके काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और दूसरा एक पैसिमिस्टिक पर्ट जो पार्ट होता है, पर्ट वाला पार्ट जो होता है पैसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक टाइम वाला, वो आप एक बार देख सकते हो, उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इरिगेशन के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो है कि सॉइल रिलेशनशिप विद वाटर एंड ग्रेविटी डैम, ठीक है। ग्रेविटी डैम, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको करने हैं। हाइड्रोलॉजी के अंदर आपको जो रन ऑफ वाला चैप्टर है जिसके अंदर फाई इंडेक्स होगा, और प्लस यूनिट हाइड्रोग्राफ वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर करने हैं। पूरा ऐसा नहीं कि पूरा हाइड्रोग्राफ आप पढ़ लो। हाँ, इसके अंदर स्टार्टिंग का जो चैप्टर है जिसके अंदर रेन गेज के बारे में दिया हुआ है, रेन गेज के बारे में, कितने रेन गेज होने चाहिए, कहाँ पे होने चाहिए, ठीक है, टाइप ऑफ रेनफॉल, ये सब देख सकते हो। बाकी अभी स्किप करोगे आप स्टार्टिंग में। सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे चैप्टर करने पड़ेंगे। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट ओरिजिन ऑफ सॉइल, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग रिलेशनशिप दी हुई है सॉइल के साथ सॉइल वाटर एयर की, वो देखना है आपको चैप्टर। उसके बाद आपको सीधा आना है परमिएबिलिटी वाले चैप्टर पे। परमिएबिलिटी, सीपेज प्रेशर, ये वाला जो चैप्टर है उसको देखना है आपको। उसके बाद कंसोलिडेशन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और शेयर स्ट्रेंथ वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में आपका शैलो फाउंडेशन, ये आप देखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे अलग से तो कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट इसके अंदर, लेकिन आप वाटर ट्रीटमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट कर देना आप इसके अंदर। तो यह है कि कुछ टाइम बाद इसको आप देखते रहना, क्योंकि एनवायरनमेंट पूरा समझ वाला है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है पूरा, तो जितनी समझ आपकी इसमें बनेगी उतना अच्छा रहेगा। बाकी वाटर ट्रीटमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट, ये दोनों चीज़ें होती है इसके अंदर, तो इसमें ऐसे हार्ड एंड फास्ट में अलग से चैप्टर नहीं बता सकता आपको, लेकिन आप इसको थोरोली पढ़ते रहना। उसके बाद सर्वे के अंदर जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, एरर मेजरमेंट करके जो मेजरमेंट वाला चैप्टर है, चेन टेप वगैरह वो सब, कंपास सर्वेइंग, ठीक है। उसके बाद थियोडोलाइट और ट्रैवर्सिंग, जैसे इसके अंदर प्लेन टेबल ये सब भी है, इसके अंदर एक एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अभी आपको उसको डीप में नहीं पढ़ना है कुछ भी। ज़्यादा करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते चलना, जो चैप्टर मैंने नहीं बताए हैं उनके, बाकी इन सबको तो आपको अच्छे से करना है। देखो इनमें क्या होगा, ये जो चैप्टर हैं ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिए हुए हैं,
लेकिन फ़र्क इतना हो जाएगा कि कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर से नहीं पूछता है आपसे, तो इन सब चैप्टर को तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। बाकी चैप्टर जो मैंने नहीं बताए हैं उनका बिल्कुल ऑब्वियस ये है कि उनको आपको एटलीस्ट उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेने हैं। उसके बाद आप जब इनसे आपको टाइम मिल जाए तब उनको करते रहना, लेकिन इनको तो आपको थोरोली नोट से पढ़ना है। हाईवे के अंदर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन सबसे इंपॉर्टेंट, और पेमेंट डिज़ाइन फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट की जो होती है प्रॉपर्टीज़, वो सब आपको देखना है हाईवे के अंदर। अब रेलवे वगैरह के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करोगे, रेलवे के अंदर भी देखा जाए तो रेलवे के अंदर भी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है, और आपका क्रॉसिंग वाला जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये तो आपको सबको मैंने सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। आपको 2 महीने में इनको अरेंज करना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो शायद ये 3 से 4 महीने आपको लग जाएं सिर्फ इन सब चीज़ों को करने में। लेकिन हाँ ये है कि इन 4 महीने में भी आपने, 3 महीने में भी या 2 महीने में भी आपने ये सब कर लिया तो आपका इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम का प्री तो क्लियर कर ही लोगे बड़े आराम से, और उसके बाद तो आप जितना आगे पढ़ाई करते रहोगे उतना फिनिशिंग ही है। तो ये 2 महीने 3 महीने आपके हिसाब से हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना है। अब इसमें आपको कितना टाइम लग जाए मुझे आपकी स्पीड नहीं पता है। ऐसा हो सकता है कि आप एक महीने में कंप्लीट कर लो, ऐसा हो सकता है कि आपको 4 महीने में लग जाए इस चीज़ के लिए। तो ये आपको करना ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि हम कोई एक सब्जेक्ट लेके बैठते हैं, जैसे सोम हम लेके बैठे। अब इन 3 चैप्टर के अलावा हमने पूरा आखिरी तक, स्प्रिंग तक हमने पढ़ लिया पूरा चैप्टर, और इसमें हमने 1 महीना लगा दिया। 1 महीने बाद हमारा हुआ पेपर, तो उसमें सोम के क्वेश्चन कर रहे हैं बस हम बैठ के। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि आप ऐसा कर सकते हो कि 1 महीने के अंदर आपने सोम पढ़ लिया, थोड़ा FM पढ़ लिया, OCF पढ़ लिया, CPM पढ़ लिया, सोइल पढ़ लिया, तो कम से कम आप कुछ क्वेश्चन तो कर पाओगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा आपको करने के लिए। तो ये आपको करना है। सोर्सेज मैंने आपको बता दिए है। अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने सभी नोट्स अपलोड किए हुए हैं। एक आप सोर्स और ले सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग फॉर ऑल, सिविल इंजीनियरिंग फॉर ऑल, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट नहीं है, किसी की वेबसाइट है, लेकिन इसके ऊपर सभी नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है, प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे आपको सभी जितनी भी कोचिंग है उनके बुक्स मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और मेरा जो आपके लिए सजेशन होगा वो ये है कि अगर नोट्स आपके पास ऑनलाइन है तो उसकी जगह उनका प्रिंट आउट करवा लो, क्योंकि सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये खर्च ना करूं और मेरा वैसे ही सिलेक्शन हो जाए, देखो ऐसा मुश्किल होगा। आपके सामने आपकी किताबें रखी होनी चाहिए फिजिकल फॉर्म में, तब एक अलग बात आती है। पीडीएफ मोबाइल में होती है, कंप्यूटर में होती है, तो एक अलग से डिस्ट्रैक्शन होता है। आपको कोशिश करनी है कि आपके पास मिनिमम से मिनिमम डिस्ट्रैक्शन हो आपके सामने। तो ऐसा कुछ आपको इंतजाम करना है। वो तरीका तभी है जब आपके सामने किताबें रखी होंगी। किताबें देखोगे तो इतना सा भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। मोबाइल के अंदर पीडीएफ होगी तो ऊपर से नोटिफिकेशन आते हैं, आप कितना भी डू नॉट डिस्टर्ब या कितना भी आपको नोटिफिकेशन ऑफ करके रख लो, फिर भी आपका मन चला जाएगा। तो जिधर मन जा सकता है आपका, उसको पहले ही कट ऑफ कर देना है आपको। अब मोबाइल बिल्कुल बंद कर देना है आपको, ठीक है। हाँ, आप उसके अंदर वीडियोज़ देखते हो, लेक्चर्स देखते हो, तो वो टाली नहीं जा सकती चीज़ें। वीडियोस मतलब जो आप कोचिंग वगैरह के वीडियोस देखते हो, तो वो टाली नहीं जा सकती, उसको आप देख सकते हो। लेकिन जहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो डिस्ट्रैक्शन को, वहाँ पे आपको अवॉइड करना है। अननेसेसरी कोई भी ऐप आपके मोबाइल में नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी कोई भी चीज़ आपके टेबल पे नहीं रखी होनी चाहिए जो आपकी पढ़ाई से अलग हो, ठीक है। कोशिश करना कि आपका दिमाग जाए ही ना। आपका दिमाग है, इसके अंदर सिर्फ पढ़ाई की बातें आनी चाहिए। अगर कोई भी एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई तो भले ही आपका कितना ही सेल्फ कंट्रोल हो, वो आपको डिस्टर्ब करेगी आपकी पढ़ाई में। फोकस एक बार लूज़ होता है तो समझ लेना कि पूरे दिन की पढ़ाई चली जाती है। मैं भी ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो यूट्यूब से होता है फोकस मेरा लूज़ होता है। तो मैंने इसलिए पहले भी आपको बोल दिया था कि मैं अब वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, लेकिन फिर भी वर्चुअल लाइब्रेरी के अंदर मैं डेली पढ़ाई करके डालता हूँ। लेकिन उसके अंदर भी अब फिर से कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं डाउट्स सॉल्विंग के लिए। तो देखो ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा। वर्चुअल लाइब्रेरी मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए स्टार्ट की थी। एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं और अपना अपडेट करते हैं कि क्या क्या उन्होंने पढ़ लिया, ताकि उनको एक वर्चुअल लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी का माहौल उनके साथ बना रहे। एक माहौल बना रहे कि जैसे बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं। और ऐसे ही मैं भी डेली अपडेट करता था। लेकिन बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ क्या होता था कि मैं अपना अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे और अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ बिल्कुल फोकस के साथ, लेकिन यहाँ पे डाउट्स आने लग जाते थे। तो देखो, पढ़ाई आप भी कर रहे हो, पढ़ाई मैं भी कर रहा हूँ, फोकस बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं एक बारी में ही एक वीडियो में आपको सब चीज़ें बता दूं, ताकि आप भी अपना फोकस से पढ़ाई कर सको, मैं भी अपना फोकस से पढ़ाई कर सकूं साइलेंटली बिल्कुल। तो अब आज के बाद मैं कोई भी डाउट्स और क्वेरी नहीं लूँगा आपकी। उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ आप सबसे, क्योंकि 19 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम है। तो कोशिश करना आप खुद से ही कोई कमेंट ना करो, ना इस वीडियो पे, ना टेलीग्राम के ऊपर, कहीं पे भी, क्योंकि मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। कारण उसका ये भी है कि अब मैं सब चीज़ें डिलीट करने भी वाला हूँ।
तो ऑल दो सारी चीज़ें डिलीट कर ही चुका हूँ मैं, तो ये चीज़ मैं डिलीट कर दूंगा। वर्चुअल लाइब्रेरी कुछ दिन के लिए चलती रहेगी, जब मुझे लगेगा कि अगर जो उसका फ़ायदा हो रहा है किसी बच्चे को तब तक वो चलती रहेगी, और जब मुझे ऐसा लगेगा कोई नहीं पढ़ रहा है तो मैं उसको भी डिलीट कर दूंगा और अपनी पढ़ाई के अंदर अपना मग्न हो जाऊँगा। तो फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। आपको अगर जो कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो आपको अपना कोर मजबूत करना पड़ेगा टेक्निकल का। अगर आपको चाहिए कि आपको लक बेसिस सिलेक्शन नहीं चाहिए, आपको चाहिए आपकी मेहनत वाला सिलेक्शन, तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इस अप्रोच के साथ चलोगे तो अगले 2 महीने बाद भी अगर कोई एग्ज़ाम आने वाला है आपका, तो उसमें भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। हाँ, एक एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, जीएस वाला पार्ट। अब जीएस वाला पार्ट क्या है, जीएस से आप डरते बहुत हो, लेकिन ये बताओ कि पढ़ा कितना है आपने आज तक जीएस। जीएस छोटी छोटी चीज़ें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, रीजनिंग, ये सब चीज़ें हैं। ये बताओ कि इनके अंदर आपने आज तक टाइम कितना इन्वेस्ट किया है जो आप सोचते हो कि आपके पूरे नंबर आ जाएं। सिंपल सी बात है, अभी एसएससी जेई को शायद 6-7 महीने बचे हैं। अगर आप एक दिन में एक पेज भी पढ़ लो, सिर्फ एक पेज पढ़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। आप इतने सारे यूट्यूब और अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पढ़ लेते हो इतने बड़े बड़े, किसने क्या क्या लिखा है। आप अगर एक पेज भी लिख लो, पेज पढ़ पढ़ भी लो अपने नोट्स का, हिस्ट्री का हो चाहे वो ज्योग्राफी का हो या पॉलिटी का हो, सिर्फ एक पेज, पहली बात तो याद भी रह जाएगा, और आपका 2 महीने के अंदर ही आपका पूरा ये सब जीएस कवर हो जाएगा। ये 2 महीने में कब कवर होगा, जब आप बिल्कुल मिनिमम स्पीड से चल रहे हो। तो लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। कहाँ से कर सकते हो बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने फिर से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब के नोट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैंने खुद उनसे पढ़ा है। तो उनको आप डेली अपने स्केड्यूल के हिसाब से एक एक पेज भी उनका पढ़ लोगे। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीएस के अंदर। इंपॉर्टेंट वही होता है जो आज तक पूछ लिया गया है। इंपॉर्टेंट वो भी कैसे है, जैसे मान लो आपका पेपर है, इसके अंदर 100 क्वेश्चन आने हैं जीएस के, ठीक है, आपको नहीं पता कहाँ से आने हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन आ गए पीवाईक्यू और 50 क्वेश्चन आ गए बिल्कुल न्यू। तो इस न्यू को तो भूल जाओ, इसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी, कट ऑफ होगी इसके हिसाब से डिसाइड। इसके हिसाब से भी कट ऑफ क्यों डिज़ाइन हुई, क्योंकि 50 के 50 पीवाईक्यू, मतलब पीवाईक्यू जो है अवेलेबल है मार्केट में, और जो चीज़ अवेलेबल है मार्केट में वो हर बच्चा पढ़ रहा है। अब अगर जो वो हर बच्चे ने पढ़ ली तो हर बच्चे ने कर दिया ना पीवाईक्यू, आप नहीं कर पाए तो वो आपका मिसफॉर्चून हुआ ना, वो कि आपने वो पीवाईक्यू नहीं किए। तो तरीका वही है, जो नोट्स हैं वो पीवाईक्यू के ऊपर ही बेस्ड हैं, उन सबको अच्छे से करो और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। कोई नई चीज़ आ रही है वो तो कोई भी नहीं कर पा रहा है, तो वो वैसे भी कट ऑफ का हिस्सा नहीं होने वाली चीज़ है। लेकिन जो आ चुके हैं क्वेश्चंस उनको तो आपको करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली पीवाईक्यू याद करने चलोगे वो भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितने एग्जाम हुए हैं, कितने एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है। तो हर एक चीज़ वो आप ऐसे याद नहीं कर सकते, तो नोट्स की फॉर्म में आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी है अभी। आपके पास अभी इतना टाइम है कि आप डेली एक पेज भी पढ़ोगे तब भी हो जाएगा। तो अपना स्केड्यूल बनाओ और हर दिन एटलीस्ट एक दिन में एक पेज, हिस्ट्री का एक पेज, पॉलिटी का पेज, ज्योग्राफी का पेज। ऐसा नहीं है इसके अंदर इंपॉर्टेंट वाली चीज़ की कहाँ से पढ़ें, पहले पेज से स्टार्ट कर दो नोट्स का, नोट्स के पहले पेज से स्टार्ट करो। और ये कमिटमेंट लो कि डेली मुझे एक एक पेज तो करना है, ये 3 पेज मुझे करने हैं, ठीक है। अगर आप इतना भी करोगे तो अगले 2 महीने में आपकी पूरी जीएस तैयार हो जाएगी। रही बात रीजनिंग की, डेली आधा घंटा प्रैक्टिस करते हुए चलो, रीजनिंग आएगी प्रैक्टिस से। आप सोचते हो कि एक्यूरेसी, स्पीड ये एक दिन में आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। अभी अगर जो आप 50 क्वेश्चन जाओगे 2 घंटे से कम नहीं लगाओगे, ऑल दो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, लेकिन टाइम लगता है उसके अंदर। और ये जो टाइम रिड्यूस होने वाली की जो कहानी है ये ऐसी ही आती है कि आप डेली प्रैक्टिस करोगे। अभी आपके पास 6 महीने की प्रैक्टिस है, आप मान लो अपने बारे में नहीं जानते, आप दूसरे के बारे में नहीं जानते, मैं इतना बोल सकता हूँ कि कोई एवरेज से नीचे भी बच्चा है, उसने 6 महीने तक डेली एक एक घंटा या आधा घंटा भी प्रैक्टिस की है रीजनिंग की, तो मैं नहीं सोच सकता कि एसएससी जेईई में 50 क्वेश्चन आए रीजनिंग के और वो एक भी क्वेश्चन उसका छूट जाए। मान लो छूट भी गया, 40 क्वेश्चन तो वो कर ही देगा आराम से। तो ये तो आपको भी पता है, इसमें बताने वाली बात नहीं है कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात है यार, प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगी सब चीज़ें। सभी बिल्कुल जीरो से ही उठ के आते हैं और बाद में अचीव करते हैं चीज़ें। आपको भी उठना पड़ेगा, आपको गाइडेंस दे रहा हूँ मैं, इसकी रेस्पेक्ट करो। और मैंने ये चीज़ खुद से अचीव करी है, एसएससी में रैंक लाया हूँ मैं, तो मैं आपको बता भी पा रहा हूँ। जिसमें मैं रैंक नहीं ला रहा हूँ उसके लिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ कि हाँ आप इसके अंदर ये कर लो, क्योंकि मैं जो चीज़ मैं खुद नहीं अचीव कर पाया हूँ मुझे क्या पता कैसे करते हैं उसको अचीव। कोशिश कर रहा हूँ मैं, जब अचीव कर लूँगा तो वो भी बताऊँगा आपको, ठीक है। तो एसएससी का तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस है मुझे कि इतना कर सकते हो आप। बस जीएस को डेली पढ़ते चलो, एक एक पेज भी पढ़ लोगे बहुत है, ठीक है। इतना भी आपने मिनिमम भी कर लिया तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको दिन के 4-4 5-5 घंटे पढ़ना है जीएस का, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इस तरह से पढ़ो ताकि उसको आप पचा भी पाओ, उतना पढ़ो जितना पचा पाओ। और जीएस इतने हिसाब से करते रहो, रीजनिंग आधा घंटा डेली उसके क्वेश्चन करते रहो,
और टेक्निकल तो मैंने बता दिया, टेक्निकल आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब रही बात कि एक क्वेश्चन ये भी था कि कितने कितने घंटे पढ़ना चाहिए पर डे। तो देखो, पढ़ना तो जितने घंटे पढ़ सको उतना कम है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। आप अपने अगर जो टाइम को पूरे को, अब मान लो कि जैसे 24 घंटे आपके पास है, 8 घंटे भी आप सो गए, ठीक है, तो 16 घंटे आपके पास बचे। 16 घंटे में से 6 घंटे और निकाल लो, 10 घंटे तो पढ़ ही सकते हो, क्या बड़ी बात हो गई 10 घंटे। ये समझो, ये 6 घंटे को आप इसके बीच में भी, ब्रेक में भी डाल दिया आपने, तब भी आप 10 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। और 10 घंटे पढ़ना मतलब ये नहीं कि उठा के किताब लेके बैठ गए, सुबह गए लाइब्रेरी में और शाम को वापस आ रहे हो तो आपने 10 घंटे पढ़ लिया। बिल्कुल भी मत सोच लेना कि 10 घंटे पढ़ लिए। जब तक आपको रात के टाइम सोचने के बाद ये आप ना बता सको एक एक चीज़ की आपने क्या क्या पढ़ ली, कि आज मैंने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ लिया है, तब तक मत मान लेना कि आपने 10 घंटे अच्छे से पढ़ाई करी है। 10 घंटे और पढ़ने का तरीका वही रहता है कि आप 10 घंटे अगर जो आपको पढ़ना है, एटलीस्ट 6 से 7 सब्जेक्ट आप चूज़ करो। जैसे आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे आज सोम ले लिया आपने, आरसीसी, ठीक है, स्टील, हाइड्रोलॉजी, ठीक है, ये सब लो और इनको 1 से 1.5 घंटे पढ़ो, उसके बाद खत्म करो इसको। अगले दिन 1 से 1.5, मतलब फिर 1 से 1.5 घंटा पढ़ो गैप लेके, फिर इसको खत्म करो। मतलब अगर इस तरह से पढ़ोगे तो 10 घंटे पढ़ना भी बहुत आसान होगा। 10 घंटे मतलब वो 10 घंटे जैसे नहीं लगेंगे आपको। अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर करके पढ़ोगे तो 10 घंटे बहुत कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। मैं 1 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, उसके बाद छोड़ देता हूँ अगले दिन के लिए, और मुझे पता भी नहीं चलता कि 1 घंटा कब हो गया। और इस तरह से 10 घंटे बड़े आराम से अचीव कर लेता हूँ मैं। और 10 घंटे के बाद भी सभी चीज़ें, जिम वगैरह भी सब चीज़ें मैं कर लेता हूँ। ठीक है, और जब जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो 10 घंटे से भी ऊपर बढ़ा लेता हूँ मैं। ठीक है, तो आप अगर जो अभी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, कोशिश करो 6-7 घंटे पढ़ने की। और 10 घंटे बहुत आराम से अचीवेबल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि 10 घंटे में आपकी मतलब आपका मेंटल पीस वो हार्म हो जाएगा। ये हाँ, लेकिन इतनी बात है कि अगर आपको 10 घंटे पढ़ना है तो आपको हर एक चीज़ से कट ऑफ होना पड़ेगा। मेरा मोबाइल एयरप्लेन मोड पे रहता है हर टाइम, कॉल करके देख लेना जिसके पास नंबर होगा, हर टाइम। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक ऑन नहीं करता हूँ मैं उसको। और उसके बाद अभी मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह से, मेरी जो मिनिमम डिस्ट्रैक्शन हो रही है और बाहर वाली चीज़ों से, जैसे यूट्यूब के थ्रू, तो मैं उनको भी ख़त्म करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज आपको सारे डाउट्स आपके एक ही वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप शायद मैंने सभी डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। तो इसके लिए तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, कौन सा, यूट्यूब और गेट वाले के लिए। ठीक है, उसका तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, लेकिन जो मैंने बताया मैं वही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, आप भी वही फॉलो करोगे तो हो जाएगा आपका भी सिलेक्शन। बाकी सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। कोशिश करो कि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही जगह से एक ही चीज़ आए, वो है पढ़ाई की चीज़ें। इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में आ रही है तो उसको पहले सोर्स से ही कट कर दो। आप सोचोगे मैं इसके अंदर अपने दिमाग में आने दूंगा इसको और उसके बाद सोचूंगा नहीं उसके बारे में, तो ऐसा कोई नहीं होता। बड़े बड़े साधु भी नहीं कर पाए ये चीज़। कोशिश करो कि उधर की साइड से मुंह ही मोड़ लो, और कुछ चीज़ हो रही है उसकी तरफ देखो ही मत, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही देखो। जब पढ़ाई की चीज़ें आएंगी तो पढ़ाई के बारे में ही सोचोगे। हाँ, माइंडफुलनेस के लिए ये कर सकते हो कि अगर जो आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, तो उसका ब्रेक ले लो बीच में, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाओ। इस तरह से करोगे। और ये जो ब्रेक होगा, ब्रेक के अंदर ये नहीं कि मतलब क्या कर रहे हो, कि चैट कर रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो, ज़रूरत पड़ी तो कर लो। बिल्कुल अपने साथ शांति से बैठ जाओ, कुछ हॉबी करनी हो वो कर लो। ठीक है, थोड़ी देर छत पे घूम लो, अपने आप को सोच लो कि आज मैंने ये पढ़ लिया, अब मुझे क्या पढ़ना है। अब आपको इस तरह से इस वाले फेज़ में रहना पड़ेगा। और अगर अभी इस वाले फेज़ में रहोगे तभी इन सब चीज़ों से निकल के अपना एक लाइफ जी पाओगे। ठीक है, सोशल मीडिया इसलिए इंस्टॉल मत करो कि आपको दूसरों की सोशल लाइफ देखनी है। ऐसी लाइफ बनाओ अपनी कि आप अपनी लाइफ दिखा सको कि आप क्या अचीव कर लिया आपने। ठीक है, लोगों की लाइफ देखने के लिए ना जाओ, लोग आपकी लाइफ देखने के लिए सोशल मीडिया पे आए, तो कुछ ऐसा करके दिखाओ। ठीक है, तो 4 महीने के लिए सब कुछ बंद कर दो, बिल्कुल जीरो। 19 फरवरी के लिए तो देखो, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, 19 फ़रवरी तक तो कुछ नहीं आएगा अपडेट अब। ठीक है, तो इससे काम चला लेना, यही मेरे लिए मेरी गाइडेंस है। 3 महीने के लिए मैंने आपको गाइडेंस दी थी जब मैं दे सकता था, लेकिन अब मैं नहीं दे पाऊँगा। तो ऑल दो ये सब नोट कर लेना, एक बार वीडियो देख लेना फिर से, आपको ये शायद लिखा हुआ तो दिख नहीं रहा होगा आपको सही से, तो जो मैंने बोला है उसको नोट कर लेना आप। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी अब, और मैं भी अच्छे से पढ़ाई करूँगा। मिलते हैं 19 फरवरी के बाद। थैंक यू।